ओके। तो बात ये हुई कि अब आज़ादी तय हो चुकी है। 1947 में मई के महीने में ये अनाउंस हो गया था कि लॉर्ड लुई माउंटबेटन आएंगे, माउंटबेटन प्लान लेकर के। उसमें वॉइसरॉय बनाए गए थे वो। ठीक है, तो वॉइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन माउंटबेटन प्लान लेकर के आएंगे, जिसमें पावर शेयरिंग या कह लो कि पार्टीशन के बाद, डिवीजन के बाद बात होगी कि कैसे अब आगे बढ़ना है, आगे के कदम, आगे के स्टेप्स क्या होंगे जो दोनों को उठाने हैं, पाकिस्तान को और इंडिया को भी। तो पाकिस्तान और इंडिया रिलीजियस वायलेंस और रिलीजन के बेसिस पर, धर्म के आधार पर बने हुए देश हैं। उनका जो डिवीजन हुआ था, पार्टीशन हुआ, वो धर्म के आधार पर ही हुआ। ठीक है। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे बुलाता है। उसके बाद वॉयलेंस शुरू हो जाता है। फिर मार्च 1947 तक, अगले 5-6 महीने लार्ज स्केल वॉयलेंस देखने को मिलता है पूरे इंडिया में। ठीक है। और फिर फाइनली पार्टीशन के लिए एग्री कर जाते हैं। पहले तो पार्टीशन के लिए कोई भी एग्री नहीं कर रहा था। एक आरोप लगाया जाता है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में गांधी जी के आखिरी दिनों की हम बात कर रहे थे। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा है, या जो अनजान है इस बात से, या जो अज्ञानी है, वो कह देते हैं कि गांधी जी ने बंटवारा करा दिया। गांधी जी ने कभी बंटवारे की बात की ही नहीं आज तक, सब सच्चाई है। हम्म। तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो जाए, या जो जनरली अफवाह फैल जाती है और बिना पढ़े लोग ऐसे कुछ भी जानकारी देने लगते हैं। तो महात्मा गांधी या गांधी जी नेवर सपोर्टेड पार्टीशन। उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि पार्टीशन के दिन 15 अगस्त को वो नोआखली बांग्लादेश में थे। आज बांग्लादेश में, उसमें बंगाल में हुआ करता था। वहां पर वो कम्युनल राइट्स शांत कराने की, चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जब बनी, संविधान बनाने के लिए जो संविधान सभा बनी थी दिसंबर 1946 को, तो 11 दिसंबर 1946 को इसका गठन होता है। उसके 2 दिन के बाद अ, राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सिलसिला जारी होता है, शुरू होता है प्रोसेस पूरा। और फिर 1950 में जाकर फाइनली फुली अडॉप्ट किया जाता है। ठीक। अभी कल ही 26 नवंबर था कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो बड़ी अच्छी डेट पे हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर को। ठीक है। तो 26 नवंबर को अडॉप्ट हो चुका था, फाइनली बन चुका था कॉन्स्टिट्यूशन, बट पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। ये चुना गया, ये बोला गया कि ठीक है, हम 26 जनवरी को अगले साल 1950 में पूरी तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। क्यों? क्योंकि इसी दिन हमने डिसाइड किया था, 26 जनवरी के दिन, कि हम पूर्ण स्वराज मनाएंगे। ठीक है, लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन में। इसीलिए 26 जनवरी की डेट चुनी गई थी, उसको कममेरेट करने के लिए। कममेरेट को हिंदी में बोला जाए तो उसको सम्मानित करने के लिए, उस डेट को याद करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। तो ये हो गया, डिसाइड हो गया कि भैया अब डिवीजन होना ही होना है, पार्टीशन होना ही होना है। तो 1947 मई के बाद फाइनली जुलाई में जाकर के माउंटबेटन प्लान आता है। तो माउंटबेटन प्लान में यही था कि डिवीजन तो हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन सब बना रहे हैं, पाकिस्तान की अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चल रही है, इंडिया की अलग चलेगी। इंडिया वाली ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया था 1946 में। उसके अगले साल आए थे माउंटबेटन प्लान लेकर के। उसमें था कि दो डोमिनियन बनेंगे, एक पाकिस्तान का डोमिनियन, एक इंडिया का डोमिनियन, और दोनों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी दोनों की। ठीक है। और दोनों जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, तब तक जो हमारे गवर्नर जनरल है, माउंटबेटन ही दोनों के गवर्नर जनरल की तरह काम करेंगे जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली बनकर तैयार नहीं हो जाता। ठीक है। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था 15 अगस्त 1947 को ना। और उस समय तक भी, उसके बाद भी
माउंटबेटन वाइसरॉय या गवर्नर जनरल रहे थे, जब तक फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हो गया और इंडिया पूरी तरह से रिपब्लिक नहीं बन गया, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आएगा रिपब्लिक बनेगा नहीं। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, क्योंकि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली नहीं अडॉप्ट हो जाएगा तब तक वो रहेंगे। तो आज़ादी मिल गई है लेकिन अभी संविधान बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो वो थे पहले गवर्नर जनरल। दो डोमिनियन बनेगा। डोमिनियन का मतलब है कि अभी भी वो पूरी तरह से सॉवरेन नहीं बने हैं, रिपब्लिक नहीं बने हैं। कब बनेंगे सॉवरेन रिपब्लिक? जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से बना के तैयार हो जाए। और जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, तो दो तिहाई हिस्सा, टू थर्ड ऑफ द पोर्शन ब्रिटेन के अंदर था। तो ये ब्रिटेन के अंदर आ चुका था 1857 तक की। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तब तक टू थर्ड ऑफ इंडिया टेरिटरी, इंडिया का दो तिहाई हिस्सा, 67% जो हिस्सा है वो आ चुका था इनके अंदर, ब्रिटेन के अंदर। और एक तिहाई हिस्सा प्रिंसली स्टेट्स के अंदर था, जो राजा महाराजा लोग थे उनके अंदर हुआ करता था। तो जितने भी प्रिंसली स्टेट्स वन थर्ड टेरिटरी के अंदर थे, और इन ऐसे लोगों की संख्या 565 थी, या 560 570 के आसपास थी। यानी 565, 560, 570 छोटे मोटे प्रिंसली स्टेट थे, राजा महाराजा वाले किंगडम से, जिनको एक साथ करना था। ठीक है। और लास्ट में जो बेड़ा उठाया था इसका सरदार पटेल ने, लास्ट में जूनागढ़ हैदराबाद कश्मीर वाला किस हिस्सा बचा रह गया था, वो फंस गया था। वो भी धीरे धीरे सॉल्व कर लिया गया मिलिट्री का इस्तेमाल करके, या कश्मीर पे अपनी आर्मी भेज करके, और निज़ाम को भी मिलिट्री, और जूनागढ़ को भी मिलिट्री दिखा करके। तो मिलिट्री पावर से कुछ लोग मान के ही आ गए थे कि चलो ठीक है हम चलेंगे अब इंडिया में रहने के लिए। कुछ लोगों को लाना पड़ा था। तो माउंटबेटन ने जब प्लान आया था तो कहा था कि दो डोमिनियन बनेगा, एक इंडिया का डोमिनियन, एक पाकिस्तान का डोमिनियन। और जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, 560 565 से ज्यादा हुआ करते थे उस टाइम, वो फ्री होंगे ये डिसाइड करने के लिए वो कहाँ रहना चाहते हैं। ठीक है, वो इंडिया में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, या वो दोनों में नहीं रहना चाहते, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। ये जो तीसरा ऑप्शन दे दिया था माउंटबेटन ने, ठीक है, वो दिक्कत कर गया था। क्योंकि जब उन्हें ये ऑप्शन मिला कि या तो मैं इंडिया के साथ रहूं या पाकिस्तान के साथ रहूं, या अकेले रह सकता हूँ, इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इंडिपेंडेंट रहने के सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हम आजाद अपना ही एक देश बना लेंगे। ठीक है, ये सपने आने लगे चलो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फाइनली उनको मिला लिया गया था। तो ये था माउंटबेटन प्लान। उसके बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ 26 जनवरी को, और 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। लेकिन 26 जनवरी डेट को कमेमोरेट करने के लिए या श्रद्धांजलि देने के लिए उसको फाइनली उस दिन अडॉप्ट किया गया था। तो ये बैकग्राउंड था जो चीजें चल रही थी। ठीक है। और ये था कि ये संविधान जब बन रहा था तो उस समय देश में दंगे हो रहे थे। हिंदुस्तान बट रहा था, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे थे, वायलेंस था हर जगह पर। बंगाल में मुसलमान हावी हो रहे थे, इधर हिंदू हावी हो रहे थे, तो दोनों चीजें चल रही थी। पार्टीशन की बात आई, लाखों लोग डिस्प्लेस हुए थे, करोड़ों में, 50 मिलियन से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बताया जाता है। तो 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ के आसपास इधर उधर हो गए थे, बाउंड्री के इधर बाउंड्री के उधर। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में, नंबर्स में रेफ्यूजी आ रहे थे, उनके लिए कैंप बनाए गए थे, बहुत ही अफरा तफरी का माहौल था। तो पाकिस्तान ने क्या चूज किया? पाकिस्तान ने चुना अपने आप को एक इस्लामिक स्टेट बनाना, एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाना। ठीक है, कि हमारा जो ऑफिशियल रिलीजन होगा वो इस्लाम होगा, हमारा ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इंडिया के पास ऐसे लीडर्स थे जो इतनी हिम्मत रखते थे कि उस टाइम में भी, जब दंगे हो रहे हैं और धर्म को लेके हिंसा भड़की हुई है, धर्म वाले एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, उस टाइम में भी खड़े हो जाना और कहना कि हमें
ऐसा देश बनाएंगे जहाँ सभी धर्मों को बराबर सम्मान मिलेगा, या जो माइनॉरिटीज हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी उतने ही अधिकार मिलेंगे जितने बहुसंख्यक को। यहाँ तक कि हम अल्पसंख्यक को ऊपर लाने के लिए हम स्पेशल प्रोविजन भी लाएंगे, सबको बराबर करने के लिए। तो ऐसा कहना एक बड़ी बड़ी हिम्मत की बात थी, जो पाकिस्तान नहीं कर सकता था कभी, क्योंकि पाकिस्तान बनाया ही धर्म पे गया था, तो सारे धर्म को इक्वल मान ही नहीं सकता था, है ना। तो उसने अपने आप को इस्लामी बुला लिया, हमने अपने आप को सेकुलर बना लिया। ठीक। तो इस बैकग्राउंड में इस टाइम पर ये सब चल रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट हुआ था। इसमें जो मेजर लीडर्स थे वो कौन कौन थे? जैसे प्रेसिडेंट चुने गए थे राजेंद्र प्रसाद, है ना, 13 दिसंबर को 1946 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। ठीक है। और उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग का मतलब है कि जो एक रूपरेखा तैयार किया था कानून बनाने का, कि कौन कौन से कानून होंगे, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा हमारा, वो काम किया था भीमराव अम्बेडकर ने। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी थी, इंटरिम गवर्नमेंट मतलब पार्ट टाइम, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जा रहा है तब तक सरकार बनाई गई थी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर चुना गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होम डिपार्टमेंट का कारोबार था। ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल हो गए उधर, नेहरू हो गए, और राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट हो गए, भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो गए। इसके अलावा बी एन राव थे। तो बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, ये भी बहुत बड़े नेता थे, लीगल एडवाइजर थे, कानूनी जानकार थे। इसके अलावा के एम मुंशी थे, एस एन मुखर्जी थे। ठीक है। ये सब भी लीगल एडवाइजर्स थे। तो इन्होंने भी हेल्प की थी भीमराव अम्बेडकर की ड्राफ्ट तैयार करने में, कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा रूपरेखा तैयार करने में। ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब फाइनल इंट्रोडक्शन होता है उससे पहले एक रफ काम किया जाता है ना, उसी को ड्राफ्ट कहते हैं। जैसे हम लोग फेयर करने से पहले रफ कर लेते हैं, तो वैसे समझो कि ड्राफ्ट रफ वर्क था, है ना। रूपरेखा तैयार करके फाइनली उसको बनाया गया। तो बी आर अम्बेडकर ने किया था के एम मुंशी और एस एन मुखर्जी की मदद से, है ना। तो ये सब बड़े बड़े टॉलेस्ट लीडर्स थे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग थे, 300 मेंबर्स थे उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। यानी उस असेंबली में 300 लोग बैठे थे, 295। ठीक है। उसके उससे ज्यादा भी आ गए थे, 295, 300, 300, अप्रॉक्स 300 मानो। तो 300 के आसपास मेंबर्स बैठे थे उसमें। और वो डायरेक्टली इलेक्ट होके नहीं आए थे, ये भी बात है। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन में जनता खुद चुन रही है। जैसे लोकसभा इलेक्शन की हम बात करें, विधानसभा इलेक्शन की बात करें, पंचायत इलेक्शन की बात करें, तो दीज आर डायरेक्ट इलेक्शंस, जिसमें जनता खुद चुनाव करती है। जनता वोट देती है और अपने लीडर्स को इलेक्ट करती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनती है, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली चुनती है, या म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन, मेयर वगैरह चुनती है। ये सब डायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट में क्या है कि जनता डायरेक्ट नहीं चुन रही है। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपी एमएलए मिलके करते हैं। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एमपी लोग मिलके करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के, है ना। तो सब इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इसमें क्या है कि हम लोगों ने जिन्हें चुना वो चुन रहे हैं। ठीक है। तो पहला इलेक्शन तुम्हें याद होगा 1935 के बाद हुआ था, 1937 में। ठीक है। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसके चलते, जिसके थ्रू पहली बार फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट लाया गया था, संघवाद का कॉन्सेप्ट लाया गया था, जिसमें पावर शेयरिंग की बात की गई थी, कि हम सेंटर से पावर थोड़ा सा स्टेट को भी शेयर करेंगे, मतलब इक्वल पावर की बात होती है। पहली बार प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिजर्वेशन मिला था, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन मिला था। तो 1935 के बाद स्टेट का प्रोविंशियल इलेक्शन पहली बार 1937 में होता है, इसमें कांग्रेस जीत जाती है। हर जगह कांग्रेस ही जीत जाती है। उसके बाद दोबारा जब इलेक्शन होता है 1945 के बाद, 1946-7 के आसपास दोबारा इलेक्शन होता है। तो उसमें भी कांग्रेस जीतती है, लेकिन जो मुस्लिम प्रोविंसेस होते हैं उसमें मुस्लिम लीग जीत जाती है। तो अंतर देखो, पहला जो इलेक्शन हुआ था 1937 में, उसमें मुस्लिम लीग उस जगह भी हार गई थी जहां मुस्लिम मेजोरिटी।
जब जिन्ना ने देखा कि मेरी भाई साख खतरे में है, उन्होंने कम्युनल पॉलिटिक्स करना शुरू किया। और कम्युनल पॉलिटिक्स का उनको क्या नतीजा मिला था कि उनको अब वोट मिलने लगे थे। तो कम्युनल पॉलिटिक्स, संप्रदायवाद या सांप्रदायिक राजनीति भले ही कितना नुकसान करे, वोट दिला के जाती है। तो धर्म के नाम पे वोट मिलता है, बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। ये कभी खराब नहीं होता, और शायद कभी खराब होगा भी नहीं। हम्म। जब तो लोग जगेंगे नहीं। सो रहे हैं, सोने में मजा है, जगने में दुख है, जगने में दिक्कत है, तकलीफ है, सोने में आनंद है ना। तो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है। तो मुस्लिम लीग ने 10 साल इतनी कम्युनल पॉलिटिक्स की, जिसका नतीजा ये हुआ कि जो दोबारा चुनाव हुए थे 1946-47 के आसपास, उस चुनाव में जाकर के मुस्लिम लीग मुस्लिम वाले एरिया में वोट पा गई। तो सफल हो गई राजनीति उसकी, है ना। बाकी जहाँ पर इंडिया की बात है, जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी नहीं थी, वहां पर कांग्रेस स्वीप कर देती है, कांग्रेस ही जीतती है। ठीक है। तो दोबारा जब इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो चुने गए थे, उन लोगों ने चुन के भेजा था। मतलब कि डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना, जनता ने जिन्हें चुना, उन्होंने चुना किसको? जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए गए या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में गए। इनडायरेक्ट इलेक्शन था बेसिकली, है ना। तो प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स थे, जो एमएलए वल्ले थे, उन्होंने अपने आप में चुन करके किसको भेजना है उन्होंने चुना, और फिर भेज दिया कि जाओ तुम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाओ, और हमारी बात रखो, हमारे रीजन की बात करो, हमारे एरिया की बात करो, वगैरह वगैरह। जैसे एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, जहां से वो चुना गया है, जहां से जीता है, उस एरिया की बात जाके करता है, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए। तो वही उन लोगों को करना था। 300 मेंबर आए, 295, उससे ज्यादा ही। और डिबेट शुरू हो गई, और हर आर्टिकल पे, हर क्लॉज पे डिबेट की गई थी, बहुत लंबी लंबी डिबेट की गई थी। टोटल 11 सेशन हुए थे, 11, है ना। जनरली साल भर में 3 सेशन होते हैं, लेकिन 3 साल में 9 होने चाहिए थे, लेकिन 11 कर लिए थे उन्होंने। और लंबे लंबे सेशन थे काफी। और 2 साल 11 महीने 18 दिन बोला जाता है, और 11 सेशन हुए थे। बहुत लंबी लंबी डिबेट्स होती हैं। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं भी होता था, तब भी कमिटीज बैठती हैं। जैसे अभी विंटर सेशन चालू होने वाला है, पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। एक होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी में शुरू हो जाता है, 1 फरवरी को। ठीक है। और दूसरा कौन सा सेशन होता है? मानसून सेशन। और एक होता है विंटर सेशन। मानसून सेशन जुलाई में होता है, विंटर वाला दिसंबर में होता है। तो दिसंबर में भी शुरू होने वाला है विंटर सेशन। 3 होते हैं साल भर में। ठीक है। लेकिन जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, तब भी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई जाती हैं, वो काम कर रही होती हैं। तो जब सेशन में नहीं भी था पार्लियामेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तब भी सारी कमिटीज काम कर रही थी। तो बहुत ही वाइड डिबेट और डेलिब्रेशंस हुई थी। तो पूरे की पूरी बुक आपको मिल जाएगी डिबेट्स के ऊपर, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट्स या डिबेट्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वो पढ़नी चाहिए हमको। उससे हमको पता चलेगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आए हैं, वो किस डिबेट के थ्रू आए हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम लोगों ने क्या बोला था, और कैसी कैसी डिबेट उठी थी उनको लेकर के। तो हमको पढ़ना चाहिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट बनोगे आगे जाकर के, तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप लॉ के स्टूडेंट बनोगे, तब भी आपको पढ़ना चाहिए। और आपको जनरली भी पढ़ना चाहिए, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तब भी। तो आप तो दोनों के स्टूडेंट हो। ठीक है। तो क्या क्या डिबेट्स हुई, क्या क्या बात रखी गई थी, ये सारी बातें हुई वहां पर। इतना समझ में आया? ठीक है। चलो, थोड़ा सा लिख लेते हैं इससे रिलेटेड, फिर आगे बढ़ेंगे। कल वाला टैब पता नहीं खुला है कि बंद हो गया। बंद हो गया। सर
लिख लेते हैं कि कंडीशंस प्रायर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या ऐसे लिख सकते हैं बैकग्राउंड लीडिंग टू बैकग्राउंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एनसीईआरटी में इसको ऐसे ही बता दिया गया, टुमल्टुअस टाइम, है ना। टुमल्टुअस का मतलब होता है कि अनस्टेबल, अस्थिर, है ना। बैकग्राउंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बात हम वही लिखेंगे सारी जो हमने की, क्या क्या बातें की हमने। तो द कंट्री सॉ द कंट्री सॉ violence on a large scale as Muslim League and Jinnah as Muslim League and Jinnah were adamant मतलब एकदम जिद पकड़ लिया था, on formation of Pakistan on formation of Pakistan and called for final action day 1946 16th August 1946। ठीक है, तो फाइनल एक्शन डे बुलाते हैं कि भैया चलो अब तो फिर वॉयलेंस शुरू हो जाता है सब जगह। मुसलमान हिंदू को मारने लगते हैं, हिंदू मुसलमान को मारने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद माउंटबेटन was appointed, पूरा नाम इनका था लुई माउंटबेटन, पूरा नाम लिख लो, लुई माउंटबेटन was appointed as new viceroy of India and he came with a proposal and he came with a proposal known as Mountbatten Plan, known as Mountbatten Plan। अंडर दिस, अब माउंटबेटन प्लान में क्या था, ऐसे हम लोग लिख लेते हैं कि द प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन ऑप्शन, ठीक है, कि पहली बात तो टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बनेंगे, टू डोमिनियंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकेंडली, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो इंडिपेंडेंट रहे या इंडिया पाकिस्तान में से किसी को चुने। द प्रिंसली स्टेट्स वर टू आइदर गो विथ पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया, और रिमेन इंडिपेंडेंट, और रिमेन इंडिपेंडेंट। ऊपर लिख लेना चाहिए था, चलो ठीक है। तो बेसिकली ये प्लान उन्होंने कहा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी कैबिनेट मिशन के अंदर ही,
माउंटबेटन आते हैं अगले साल 1947, 16 मई, और उसके बाद जुलाई 1947 के आसपास। तो उनको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी कहा जाता है, बिकॉज इंडिया को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को। तब भी वो, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गया था तब तक हम लोग सोवरेन नहीं बने। तो सोवरेन का मतलब होता है कि अब हम अपने डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, कोई नहीं बता सकता हमको हमारी पॉलिसी डिसीजन क्या होगी। हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारा डॉक्ट्रिन, सब कुछ इंडिपेंडेंटली हम डिसाइड कर सकते हैं। उसी को सोवरेन कहा जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया तो हमको सोवरेन, इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक तो नहीं बोला गया था, रिपब्लिक बोला गया था। बाकी सेकुलर और सोशलिस्ट बाद में जोड़ा गया था 42nd अमेंडमेंट से 1976। ठीक है, तो उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आगे लिख लें। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन ऑफ इंडिया, या वॉज अडॉप्टेड नहीं, वॉज इलेक्टेड नहीं, अपॉइंटेड है, ठीक है चलो। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया was adopted on या appointed लिख लो, was appointed on 11 December 1946। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद was elected its president। राजेंद्र प्रसाद was elected its president। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर was chairman of the drafting committee। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर was chairman of the drafting committee। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जो कानून बना रही है, विथ बी एन राव एज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बी एन राव एज अ लीगल एडवाइजर। के एम मुंशी एंड एक मिनट, एंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। के एम मुंशी गुजरात के थे और कृष्णा स्वामी अय्यर मद्रास के थे। also helped also helped in drafting the constitution। also helped in drafting the constitution। ठीक है, हाईलाइट कर लेते हैं। चलो, एन इंटरिम गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड। एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, मतलब पार्ट टाइम, जिसका प्राइम मिनिस्टर चुना गया था जवाहरलाल नेहरू को, विद जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर। जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर।
and Sardar Patel was given the responsibility of Home Department. और सरदार पटेल ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी देश को यूनाइट करने में, क्योंकि 560 से ज्यादा रियासतें हैं, 565 से ज्यादा रियासतें हैं, इसलिए उनके जन्म दिवस पे यूनिटी डे भी मनाया जाता है ना, एकता दिवस, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर, है ना। ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल ही वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन यूनाइटिंग in uniting more than 560 princely states 560 princely states into the dominion of India, into the dominion of India। अभी डोमिनियन ही है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं हुआ है, सॉवरेन बना नहीं है, तो जब तक सॉवरेन नहीं है तब तक वो ब्रिटिश इंडिया के अंदर ही आ रहा है, इसलिए उसे डोमिनियन कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सब डोमिनेंट वॉइसेस थी। एक चीज और आप लिख सकते हैं कि partition was a time partition was a time when the country was when witnessing ठीक है, bloodshed, मतलब खून खराबा हो रहा है, and communal violence and communal violence, but still our leaders stood up to the idea of an inclusive India, to the idea of an inclusive India। तो इतना कुछ होने के बाद भी इंक्लूसिव इंडिया, माइनॉरिटी राइट्स, सेक्युलरिज्म, रिलीजियस राइट्स, इन सब की बात करने की हिम्मत दिखा पाए, है ना, तो बड़ी बात थी। हम बात करते हैं विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर चुने गए थे, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था असेंबली में, जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन के बाद, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनी थी, संविधान सभा, तो उसके 2 दिन के बाद उन्हें अपॉइंट किया, मतलब उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, जो पास भी हो गया था, मूव किया था, तो इट वाज अडॉप्टेड। वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाद में जाकर प्रियम्बल बन जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो वो विजन को दिखाता है।
कि हम लोग कैसा देश चाह रहे हैं, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाह रहे हैं, कैसा संविधान चाह रहे हैं। ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस करते टाइम ये कहा था, उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। तो उसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, कुछ शब्द आते हैं, टर्म्स आते हैं, जैसे सोवरेन आता है, जैसे इंडिपेंडेंट आता है, जैसे रिपब्लिक आता है। तो उनसे पूछा कि आप डेमोक्रेटिक वर्ड क्यों नहीं ऐड कर रहे हैं, बाद में ऐड किया गया था। तो जब उन्होंने मूव किया था शुरू शुरू में, तो डेमोक्रेटिक वर्ड नहीं था। तो नेहरू जी ने कहा कि डेमोक्रेटिक वर्ड ऐड करने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसका वो वो कोई सेंस बनाएगा नहीं, क्योंकि इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बना रहे हैं वो खुद ही डेमोक्रेटिक है। तो वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं। बाकी इंडिपेंडेंस सोवरेन इसलिए बताया जा रहा है ताकि हम ब्रिटिश राज से आज़ादी को दिखा पाएं, और ये दिखा पाएं कि अब हम अपने पॉलिसी डिसीजन खुद ले पाएंगे। साथ ही साथ हम रिपब्लिक हो रहे हैं क्योंकि हम इलेक्शन करवाएंगे, डेमोक्रेसी पे चलेंगे। तो रिपब्लिक होना ही अपने आप में एक डेमोक्रेसी को दिखा रहा है ना, क्योंकि रिपब्लिक क्या है? जैसे ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आज भी मोनार्चियल, मोनार्च से फॉलो होता है, क्योंकि वहां पे एक क्वीन है। अभी तो किंग चल रहा है ना। तो कभी क्वीन आती है, कभी किंग आता है, तो वहाँ की फैमिली वहाँ का मेन लीडर होती है। हालांकि वो नॉमिनल लीडर होती है, उसके साथ पावर नहीं होती। पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही होती है, बट फिर भी क्राउन का रूल आज भी है ब्रिटेन में। ठीक है। तो किंग विलियम है ना, कौन है, देख लेना था, किंग विलियम। विलियम नहीं है, एक मिनट, जॉर्ज विलियम थर्ड है। किंग विलियम थर्ड। दो हो चुके हैं, तीसरे वाले हैं। ठीक है। उनका क्या नाम था? विलियम है प्रिंस कि विलियम से चार्ल है पहले अब सर? किंग विलियम हो चुके हैं। बोलो। सर इस समय किंग कौन है? ठीक है। तो जो भी किंग विलियम ही नाम हो, जो भी नाम होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज भी उनका मोनार्किकल सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमने रिपब्लिक चुना कि हम जो है क्या करेंगे, रिपब्लिक बनाएंगे, जहाँ पे डेमोक्रेसी होगी, जहाँ इलेक्शन से लीडर चुना जाएगा, जहाँ पे कोई राजा महाराजा नहीं होगा। ब्रिटेन में आज भी महाराजा है, क्वीन है, लेकिन हमने इंडिया में ऐसा नहीं किया। इंडिया में रिपब्लिक चुना गया। तो वो विजन को दिखा रहा है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं कि जो ये जो राजा महाराजा हुआ करते थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, उनकी हमको जरूरत ना पड़ जाए, और हम एक सोवरेन और एक रिपब्लिक बनाए जहाँ पे इलेक्शन हो और लीडर इलेक्शन से चुने जाए। ठीक है। डेमोक्रेसी बाद में ऐड किया गया था, और सेकुलर और सोशलिस्ट 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था इंदिरा गांधी के टाइम पर। तो अब यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म होता है, जैसे अभी कल की खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन रिजेक्ट कर दी। उसमें यह था कि भाई सेकुलर और सोशलिस्ट वाला वर्ड हटा दो प्रियम्बल से। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यार ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आधारभूत ढांचा है संविधान का, तो इसको तो हम हटा नहीं सकते। तो हटा दिया, रिजेक्ट कर दिया कि बेकार बात, हटाओ, कोई मतलब नहीं है इस पिटीशन का, फालतू में लाइमलाइट लेने आए हो। होते हैं कुछ वहां पर लॉयर्स, जिनकी कुछ चल नहीं रहा होता है तो उल्टी सीधी पिटीशन डाल के न्यूज बनाना चाहते हैं। तो सेकुलर सोशलिस्ट बाद में भले ऐड किया गया था, लेकिन हम लोग, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले से ही सेकुलर सोशलिस्ट था, है ना। जब आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स आपने पढ़े, तो उसमें जो आर्टिकल 25 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है कि इंडिया में कोई भी अपना रिलीजन प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब रिलीजन फॉलो कर सकता है, फैला सकता है, और उसकी टीचिंग्स भी दे सकता है। ये रिलीजन का फ्रीडम है हमारे यहाँ। तो ये तो फंडामेंटल राइट्स में था ही। ये दिखाता है कि हम सेकुलर हैं हमेशा से। तो वर्ल्ड आ जाने से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है, लेकिन वर्ल्ड चुभता है आंखों में, मतलब कि जब आदमी प्रियम्बल पढ़ता है तो उसमें सेकुलर सोशलिस्ट लिखा होता है। तो वो बात है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही बाद में जाके प्रियम्बल बना। हम लोग कभी कभी प्रियम्बल को, कई बार हम लोग बर्ड्स व्यू कह देते हैं, या हम लोग कह देते हैं बर्ड आई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि एक चिड़िया क्या करती है, ऊपर से उड़ करके नीचे देखती रहती है, तो उसे एक व्यू मिल जाता है पूरा एरिया का, पूरी जगह का, है ना। तो ऐसे ही प्रियम्बल भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है वो दिखा देता है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। यही कि इंडिया एक रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, और
ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है ताकि हम सबको सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस दे पाएं, इक्वालिटी दे पाएं, फ्रेटर्निटी आ जाए, लिबर्टी दे पाएं और फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इक्वालिटी इकोनॉमिक एंड सोशल, फ्रेटर्निटी, है ना, ब्रदरहुड, ये सब प्रमोट कर पाए भारत में। तो जो जस्टिस की बात हो रही है यहाँ प्रियम्बल में, इकोनॉमिक और सोशल, है ना, इसी से रिजर्वेशन के प्रोविजंस बनाए गए हैं। क्योंकि जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शन रहे हैं हमेशा से जो बैकवर्ड रहे हैं। अब उनको हमें जस्टिस दिलाना है तो कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, तब उनको जस्टिस मिलेगा। इकोनॉमिकली वो पीछे रहे हैं तो उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा आई। ठीक। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में फंडामेंटल राइट में लाया गया आर्टिकल 19 में। ये सारे प्रोविजंस हैं, लेकिन इसको ओवरराइड करते हुए बहुत प्रोविजंस हैं। मतलब कि हमें अधिकार मिलते हैं लेकिन सारे अधिकार सस्पेंड भी हो जाते हैं कि नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो। सिर्फ 20 और 21 वाले आर्टिकल को छोड़ करके आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं इमरजेंसी में भी, बाकी सब सस्पेंड हो जाते हैं। वो स्पेशल केस है। तो भारत को क्वासी फेडरल कह दिया जाता है ना। क्वासी फेडरल मतलब आधा फेडरल, पार्शियल फेडरल, पूरा नहीं, आधा। क्योंकि हमारे यहाँ सेंटर पे ज्यादा पावर रखी गई है। सेंटर पे ज्यादा पावर रखने के कई सारे रीजन थे। एक उसमें सबसे बड़ा रीजन ये था कि इंडिया नया नया इंडिपेंडेंट हुआ है और इंडिया के सारे स्टेट्स को मिला करके हमें देश बनाना पड़ा है। तो अभी हम स्टेट को पावरफुल नहीं कर सकते जैसे अमेरिका में। क्योंकि उस टाइम पर स्टेट को पावरफुल कर देने का मतलब था कि स्टेट तो चाहते थे अलग हो जाए, प्रिंसली स्टेट्स तो अलग हो जाते थे। इसलिए सेंटर को ज्यादा पावर दी गई, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है। और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजंस अपनी जगह ठीक है, उनको इस्तेमाल करने वाले ठीक नहीं होते। नियम कानून अच्छे होते हैं बनाए हुए, उनको लगाने वाले अच्छे नहीं होते। मतलब उनमें बहुत खामियां गलतियां आ जाती हैं जिसकी वजह से हमको झेलना पड़ता है। तो विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में दिखता है, जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था, वही आगे जाके प्रियम्बल बन जाता है, जिसमें इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक और फ्रेटर्निटी, जस्टिस, सोशल एंड इकोनॉमिक, इन सब की बात की गई थी। वही आगे जाके प्रियम्बल हमारा बन गया। तो वही विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं, कैसी कंट्री बनाना चाहते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं इसे।